हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज आपको पता चलने वाली है कि आपकी हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन 1.5 डेज में ऑडिट के लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर पढ़ना है। एसेस की अगर हम बात करें तो ऐसे आपको कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ना है वो मैंने सब लिख रखे, मैं आपको बता देती हूँ। 200, 210, 220, 230, 240, 299, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 501, 505, 530, 570, 580, 700, 701, 705 और 706। ये सारे जो एसेस है ना आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ने के लिए रखने हैं। मतलब इनके अलावा जो एसेस बच रहे हैं ना उनको आपके सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है कि अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम कर लेंगे, और अगर टाइम नहीं बचा तो एटलीस्ट इतना तो हमको करके जाना ही है। अब बात आती है कि कौन से चैप्टर्स जो है वो हमको स्टार्टिंग में करने हैं, 0.5 डे में करने हैं, और कौन से चैप्टर्स हमको बाद में करने हैं। तो देखो 0.5 डेज में जो चैप्टर आपके करने के रहेंगे ना वो 3 चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर आपका 11 सबसे पहले, कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर्स कर लेना। और जो मैंने ऐसे बताया ना उसमें से 5 या 10 ऐसे जो है आपको आज के दिन करना है। आज के दिन आप जितना अच्छे से कर लोगे ना, जितना ज़्यादा कर लोगे, कल आपका प्रेशर, कल आपके ऊपर बर्डन उतना ही कम रहने वाला है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की, चैप्टर्स मैंने बता दिए कि आपको कौन कौन से करने हैं 0.5 डे में। अब लाइक जो बाद वाला दिन रहता है हमारे पास, जो पूरा दिन रहता है, उसमें मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ जो कि आपको प्रायोरिटी पे करना है, स्टार्टिंग में करके रखना है। तो भी आपका अच्छा खासा पोर्शन जो है ना वो हो जाएगा इन चैप्टर्स को कर कर ही। तो वो चैप्टर्स है 2, 3, 4, 5, 7 और 8 नंबर का, ठीक है। ये मैंने आपको कुल 6 चैप्टर्स बताए हैं। 6 चैप्टर्स अभी के लाइक बाद वाले दिन के, और 0.5 डे के मैंने आपको 3 चैप्टर्स बताए, ठीक है। और मैंने कुछ आपको एसेस बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एडिशनल टिप्स दे देती हूँ ऑडिट के लिए। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, देखो 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, 14 मार्क्स का हमारे पास करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इसमें, और 56 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस बचेंगे। 56 मार्क्स में से आप ये मान के चलो कि 50% क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है, क्योंकि अगर टफ पेपर भी आएगा ना तो एटलीस्ट 40% जो क्वेश्चंस है वो इसमें डायरेक्ट आने वाले हैं। मतलब क्या है कि आप आसानी से यहाँ पर 20 से 25 नंबर स्कोर कर सकते हो आसानी से। डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से एडवांटेजेस पूछ लेंगे, फीचर्स पूछ लेंगे, डिसएडवांटेजेस पूछ लेंगे, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने का बोल देंगे। डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये वही क्वेश्चंस है जो कि आपको पास करवाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, अच्छे से अच्छा लाइक आपको लिख के आना है। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो आपको जो करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना वो भी इतने मुश्किल नहीं रहते हैं। और कोई भी लोग यहाँ पर जो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं करने वाला है कि हमने सिर्फ करेक्ट लिखा या इनकरेक्ट लिखा और हमने रीज़न नहीं लिखा। मुझे बाद में एक भी कमेंट ऐसा नहीं चाहिए कि दीदी हम तो सिर्फ करेक्ट या इनकरेक्ट लिख के आए हैं तो क्या हमको नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे नंबर, उसके हाफ नंबर ही होते हैं। जो 1.5 नंबर होता है ना बचा वो रीज़न के लिए होता है। तो अगर आप करेक्ट लिख रहे हो, इनकरेक्ट लिख रहे हो, चाहे आपको रीज़न पता है चाहे आपको रीज़न नहीं पता है, पर आप कुछ तो एटलीस्ट कुछ आप लिख कर आना कि पूरा आप मतलब अच्छे से स्कोर कर पाओ। क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ें आती है ऑडिट के पेपर में, कुछ चीज़ें नहीं आती, सब कुछ रिवाइज करना क्योंकि एक्चुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ हमको नहीं आती ना वो भी हमको छोड़ के नहीं आना है, पूरा 100 पेपर अटेम्प्ट करना है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, अगर आपने सिर्फ 70 नंबर का ही अटेम्प्ट करा ना तो अगर मतलब कोई लाइक एक्स्ट्रा मार्किंग मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एग्जामिनर के पास स्कोप ही नहीं है। आप लोग अपना चांस ही नहीं रख के आए कि यार हमको अच्छे नंबर मिल सके। अगर आप इसी जगह 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आते हैं तो एटलीस्ट एग्जामिनर आपको कुछ तो देगा। अगर उसमें आपको मान के चलो 2 से 5 नंबर भी मिल रहे ना, वो 30 नंबर का जिसमें आपको नहीं आता है तो भी क्या बुरा है, 1 या 2 नंबर भी मिल रहे हैं, चलो ये मान लो आप, तो भी वो नंबर बुरे क्या है। तो लिख कर ज़रूर आना है पेपर, भले आपको आता हो भले आपको नहीं आता हो, मन से लिख के आ जाना। कुछ आइडिया हो कुछ आइडिया नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमको लिख कर ज़रूर आना है पेपर को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ कि मन में डाउट रहता है कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, क्योंकि हमको लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कमेंट्स में कि एमसीक्यूज़ हमको नहीं मिल रहे हैं, ना एमसीक्यू बुकलेट से मैच हो रहे हैं, ना आरटीपी से हमने हर चीज़ सॉल्व करके देख ली, एमसीक्यूज़ एग्जैक्ट कहीं से मैच नहीं हो रहे। तो कैसे होंगे, क्योंकि मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना ऐसे से कि यार वो एग्जैक्ट हमको ला कर दे देंगे एमसीक्यूज़, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली अपनी कॉन्सेप्ट्स पे कमांड बनानी है। आपको चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो ना उन पर अच्छे से पढ़ना है, एसेस जो आप पढ़ रहे हो उनको अच्छे से पढ़ना है। तो उसी के बीच में से ही तो एमसीक्यूज़ में बेसिकली ऐसी चीज़ आती है जो कि मतलब 1 या 2 लाइन की हो, ठीक है। 3 या 4 लाइन मैक्स हो जाते हैं, उससे बड़ा एमसीक्यूज़ नहीं होता है।
तो आपको उस टाइप से प्रिपेयर करना है अपने आप को एमसीक्यू। उसके लिए आपको एडिशनल कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक रेफरेंस के लिए आप भले एमसीक्यू बुकलेट वगैरह देख सकते हो, बेसिकली आपको कंसेप्ट अच्छे से कमांड बनानी है, चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमको समझ नहीं आ रहा कि इतने कम टाइम में हम इतना सारा कोर्स कवर कैसे करें, सब कुछ लर्न करने का है तो कैसे करें। तो सबसे पहले तो देखो, जो पॉइंट्स वाली चीज़ें रहती है ना, वहाँ पर अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। अगर आप हर चीज़ रटने जाओगे ना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ पॉइंट्स को जो है ना वो अच्छे से लर्न कर लो, अंदर का मटेरियल जो है वो समझ लो। अब बात आती है कि जो पैराग्राफ्स वाली चीज़ें उनको कैसे करें। तो पैराग्राफ्स में आपको देखो, मतलब अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आप वो रेफर कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों के पास नोट्स नहीं बने हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, पूरा एक बार पैराग्राफ आपको अब रीडिंग लगानी ही पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। पर उस पूरा पैराग्राफ की जब आप रीडिंग लगा रहे हो ना तो पूरा लर्न मत करो उसको, उसमें से सिर्फ 1 या 2 लाइन ऐसी रखो जो कि आप एग्जैक्ट रट लो। मतलब रटना है, उसमें से एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। और वो लाइन को आप क्या करो, अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख कर आओ, यानी कि एक एग्जामिनर का एक अलग ही इंप्रेशन पड़ जाए जब उसका एग्जैक्ट जो सजेस्टेड आंसर से आपका जो आंसर शीट है ना वो एग्जैक्ट लाइंस मैच होगी ना कुछ, तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा कि यार बच्चे ने मतलब एग्जैक्ट चीज़ें लिख रखी है। तो वो चीज़ हमको करनी कि हर पैराग्राफ में से 1-2 लाइन तो ऐसी रखो जो हमने एग्जैक्ट याद करी हो, और बाकी फिर आप मन से लिख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन ऑडिट में कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे कि कुछ चीज़ें रहती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे कि ऑडिट की भाषा ही अलग है, ऑडिट की अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है। आपके यहाँ पर जब हम नॉर्मल लाइफ में मिस्टेक वगैरह बोलते हैं ना, ऑडिट में उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट नाम दिया जाता है। फिर हमारा जैसे एविडेंस कलेक्ट होता है तो हम प्रूफ बोलते हैं उसको, तो ऑडिट में क्या बोलते हैं उसको कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब एविडेंस जो है ना उसके साथ हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसमें लाइक कुछ आपका समझने का नहीं है, समझ कर भी आपको लर्न तो करना ही होगा इन चीज़ों को। तो उन चीज़ों पे अभी अपनी बेसिकली कमांड बनाओ, क्योंकि 1.5 डेज एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर सफिशियंट अगर आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना जानते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन रहता है कि हमको ऐसे नंबर वगैरह लर्न नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, आपको जो चीज़ें अभी लर्न है ना पहले से उन्हीं को रिवाइज कर लो, और जो चीज़ लर्न नहीं है उन पर बिल्कुल फोकस मत करो, ना उनके लिए चिंता करो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नंबर वगैरह की, मैंने एक भी नहीं लिखा था तो भी मैंने अच्छा स्कोर करा ना। अब नेक्स्ट हमारा डाउट आता है कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। देखो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके लिए तो बड़ा सिंपल है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लिए तो हमको पॉइंट्स लिखना है और उसके अंदर का लाइक हमको मटेरियल लिखना है। अब बात आती है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हमको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, क्योंकि ये ऑडिट है, यहाँ पर लॉ वाला तरीका नहीं चलेगा। तो बेसिकली ऑडिट में क्या करते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स हमको लिखने रहते हैं, तो कभी भी ये गलती मत करना कि आप कंटिन्यूस पूरा एक पेज भर के आ गए, 1-1.5 पेज हमने लिख दिया, कोई गैप नहीं है उसके बीच में, कोई लाइन हमने नहीं छोड़ रखी है, बस ऐसे ही बीकॉम वाला आंसर हमने लिख दिया यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो ना तो उस पैराग्राफ को, उसकी लेंथ जो है ना वो 4-5 लाइन से ज़्यादा मत रखा करो कभी भी। 4-5 लाइन का पैराग्राफ आपने लिख दिया, उसके बाद गैप करो, 1 लाइन छोड़ो और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ वापस स्टार्ट कर दो, फिर 4-5 लाइन का लिख दो। तो यही आपका तरीका होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि हमको लिखना क्या है, उसके अंदर स्टार्टिंग कैसे करनी है। अगर आपको ऐसे नंबर पता हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि एस पर ऐसे 510 और ऐसे का नाम लिखकर ये बोलता है ऐसे, वो लिख दो, पूरा प्रोविजन लिख दो बेसिकली यहाँ पर। सेकेंड में आपको लिखना है कि फैक्ट्स ऑफ द, मतलब अब जो लॉ में हमारा पैटर्न रहता है ना लिखने का, वही आपको बेसिकली यहाँ पर भी अडॉप्ट करना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने के, क्वेश्चन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको रेलेवेंट लग रही है, जो कि बेसिस बन रही है हमको आंसर फॉर्म करने के लिए, वो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। थर्ड में आपको कनेक्ट करना है कि कैसे क्वेश्चन और आपका जो आंसर है, कैसे क्वेश्चन के फैक्ट्स और प्रोविजन जो है वो लॉ का वो कनेक्ट कर रहे हो आप, तो वो चीज़ आपको थर्ड पैराग्राफ में लिखनी है। और फोर्थ में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो यही लाइक जो लॉ वाला पैटर्न रहता है वही आपको ऑडिट में भी फॉलो करना है। और क्या करना है, 4-5 लाइन से बड़ा पैराग्राफ आप नहीं लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बस लास्ट स्टेप में ऑडिट के लिए देना चाहती हूँ, जो कि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी थी। ऑडिट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करके जाते हैं ना बेसिकली, तो एग्जाम में जाकर हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं और बीच में हम पैनिक कर जाते हैं कि यार ये पढ़ा हुआ था, ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, 5 पॉइंट लाइक हमने लर्न करे, एग्जाम में 4 लर्न याद आ गए हमको और 5वां याद नहीं आ रहा है, और हमको फिर एग्जाम में लगने लग जाता है कि यार हमको चीज़ें याद ही नहीं आ रही है। तो उस टाइम पर बेसिकली अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है बीच में, तो उस टाइम पर पैनिक करने की बजाय क्या करना कि उसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। जब आप पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कर लोगे ना, तब आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है और
कहीं ना कहीं उन 3 घंटों में आपको वो चीज़ याद आ ही जाएगी मतलब। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको लेके बैठे हुए और सोच रहे हैं कि क्या करना है और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद फिर ऑडिट में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर आप अगर बड़े बड़े आंसर लिखने बैठ जाओगे ना, तो फिर आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा भी लिख लिख कर नहीं आना है। जितना आपको आता है, जितना अच्छे से आता है वो लिखनी है। स्टोरीज फालतू की आपको नहीं बनानी है, ठीक है। और लास्ट में फिर आप सोचोगे ना, तो जो नहीं आते हुए आंसर से वो भी आपको आने लग जाएंगे जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा। वो एक अंदर का जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ना, उससे अपने आप आंसर याद आ जाएंगे। और एक दो पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि हमने लर्न करे हुए रहते हैं और वो लास्ट तक याद नहीं आते, तो उसमें कोई बात नहीं, वो सभी के साथ होता है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है ऐसा। तो एक दो पॉइंट्स का तो हम भी मार्जिन लेते हुए चलते हैं कि ठीक है यार, नहीं आ रहा है याद, तो अब क्या कर सकते हैं, मन से कोई सा लिख के आ जाना उस जगह, या फिर नहीं बन रहा है तो स्पेस छूटी हुई रहने देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 5 पॉइंट से तो हमको बिल्कुल 5 के 5 आ ही जाएंगे। आप इतना सारा अपने ब्रेन में रख के जाते हो तो सब कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको आ ही जाए एकदम। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।